नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। तरारी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी के जनसुराज के कैंडिडेट लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह शायद नॉमिनेशन नहीं भर पाए, जैसा कि मीडिया में खबर आ रहा है कि वो यहाँ के यानी बिहार के वो वोटर नहीं हैं, संभवतः नोएडा के वो वोटर हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठ करके खड़ा हो गया है जनसुराज को लेकर के। मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात कहना चाहूँगा। जनसुराज अभियान से पार्टी तक का सफ़र तय कर चुकी है। 2 अक्टूबर को विधिवत पार्टी की घोषणा की जा चुकी है। इनके पार्टी में अगर मैं यूँ कहूँ कि 3 लेयर है इनके संगठन में, रिसोर्स पर्सन का या लोगों का 3 लेयर है। पहला लेयर वे लड़के हैं जो प्रशांत जी के साथ काम करते हैं, बैकएंड में बहुत मेहनत करते हैं। दे आर वेरी क्वालिफाइड। मेरी कुछ लोगों से बात भी होती है। दे आर वेरी क्वालिफाइड, वेरी अपराइट, वेरी पैशनेट। वो लोग सिंसियरली चाह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, न सिर्फ सत्ता का बल्कि व्यवस्था का। तो एक पूरा रिसोर्स पर्सन की वो टीम है। दूसरी टीम है इनकी बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, बहुत अच्छी खासी संख्या में, और एक अच्छा ट्रेंड भी है। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अच्छे और पढ़े लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप तैयार रहिए कि मूर्खों के द्वारा आप पर शासन किया जाता रहेगा। तो दूसरे लेयर पर एक अच्छी खासा रिसोर्स पर्सन का एक पूल है, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग फील्ड के, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, सेना के हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अलग अलग लोगों से आए हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, कुछ वकील हैं, वगैरह वगैरह। और तीसरी लेयर पर जो इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पूरा जनाधार वाला एक बहुत बड़ा सदस्यों का समूह है। मोटे तौर पर मुझे ये बात समझ में आती है। मैं आज बात क्या करना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसी भी पार्टी का जो स्वरूप होता है वह ऐसे ही बढ़ता है। अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो गांधी के पहले यह इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पिटीशन देने वाला इलीट लोगों का समूह था। गांधी जब आए तो इन्होंने इस कैंपेन, इस मुहिम को और इस पार्टी को एक तरह से नेशनल इन कैरेक्टर बना दिया। जगह जगह पर घूमे और आम लोगों को जोड़ते गए। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो ये पार्टी विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल हुई और इलेक्शन में भाग लिया। तो कैंपेन चलाना कुछ और बात होता है, कोई एक कंपनी या कोई कंसल्टेंसी देना कोई एक और बात होता है। लेकिन इलेक्शन एज सच जो लड़ा जाता है ना, वह 3 हथियार से लड़ा जाता है। मैंने इस पर एक बार और भी बात की थी आरजेडी के मुतल्लिफ कि आरजेडी का स्ट्राइक रेट इतना ख़राब है। मैंने कहा ना कि आईएएस होने के नाते कई जिलों में हम रहे और अलग अलग कैपेसिटी में काम किए। कम से कम 4 से 5 जगहों पर हम इलेक्शन में जनरल ऑब्जर्वर रहे। जो इलेक्शन का टॉप ऑफिसर होता है उसको इलेक्शन ऑब्जर्वर बोला जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर रहे और अलग अलग जगहों पर हम काम किए। इलेक्शन जो पार्टी लड़ती है उसको एक डेडिकेटेड टीम उसके पास होनी चाहिए, एक रिसोर्स पर्सन की टीम होनी चाहिए जो 3 लेवल पर काम करे। और मुझको लगता है कि प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, या दूसरी पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए। यह टीम को पहला काम यह करना चाहिए कि जो लोग कैंडिडेट बनते हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट का लैकिंग है, कहाँ लैचेज है, कौन कौन से लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किए जाने हैं, नॉमिनेशन पेपर भरने से लेकर के आगे की चीज़। दूसरे लेवल का काम इस टीम को ये करना होगा, और ये मैं आपको जोर दे करके बता रहा हूँ। क्यों बिहार में 55, 58, 45, 50% से ज़्यादा पोल नहीं होता है? यद्यपि आप सब लोग को पता है कि आर्टिकल 324
जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें चुनाव आयोग को असीमित अधिकार हैं और एक बार नोटिफिकेशन निकल जाता है, प्रेस रिलीज के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं और पूरा गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जो इतने प्रयास के बावजूद वोटिंग क्यों नहीं बढ़ती है, उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं और ये राजनीतिक दल अगर इसको समझ गए और इस पर काम कर दिए तो मैं दावे के साथ बताता हूं कि उनका कम से कम 10% वोट बढ़ सकता है। पहला कारण यह होता है कि एक बड़ी संख्या में लोगों के नाम छूटे रहते हैं या डिलीट कर दिए जाते हैं। और एक हम आपको व्यवहारिक स्थिति बता देते हैं। यूटो कंटिन्यूअस अपडेशन का काम फॉर्म 6 जोड़ने का चलता रहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक ब्रॉडर पैरामीटर बनाया है कि पूरी आबादी का 60% से ज़्यादा वोटर नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह 70% हो गया, तो चुनाव आयोग उस पर ऑब्जेक्ट करेगा, वो डीएम्स को लथाड़ लगाएगा और अकॉर्डिंगली जो रिटर्निंग ऑफिसर है या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको बोलते हैं, जो नाम दर्ज करता है, उस पर प्रेशर आता है कि इसको जल्दी हटाइए। तो आमतौर पर नाम वैसे ही, अब दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं, एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें तो ये सत्य है। आमतौर पर उन लोगों का नाम काटा जाता है जिसके मुंह में जुबान नहीं होता है, यानी थोड़े दबे कुचले दलित या उस तरह के कमजोर वर्ग के लोगों का नाम कट जाता है ताकि वो 60% का रेशियो मेंटेन रहे। इसके कारण वोट का परसेंटेज घटता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो लोग माइग्रेट कर गए हैं उनका नाम भी नहीं कटता है, कुछ नाम शिफ्ट कर गया वो भी नहीं चेंज होता है। दूसरा कारण, यद्यपि चुनाव आयोग ने हर एक बूथ के लिए एक ऑफिसर बहाल डेजिग्नेट किया, उसका नाम होता है बीएलओ, आमतौर पर वो शिक्षक होते हैं। ये उनका दायित्व होता है कि नाम जुड़वाया जाए और वोटर स्लिप इलेक्शन के वोटिंग डे के पहले उनके घर पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन आमतौर पर ये संभव होता नहीं है। मेरा अपना अनुभव बताता है कि 60-65% से ज़्यादा पर्ची पहुंचती नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको इंश्योर करे कि वो अपने वोटर को वोटर स्लिप पहुंचा दे तो आप देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। और तीसरा और अंतिम, कि वोटर्स एपैथी जो हो गया है, वो इंडिफरेंट हो गया है कि छोड़ो क्या वोट दें, इसके कारण वो, और खास करके बड़े शहरों में और शहरी स्थिति आप देखिए ना, पटना में वोटिंग परसेंटेज 40-45 पर जाता ही नहीं, जो एकदम पॉश इलाका है वहाँ तो 35-40 पर लटक जाता है, वो नहीं निकलना चाहता। बहरहाल तो हम मेजॉरिटी वोटर्स की बात करते हैं तो वो एपैथी रहता है, वो जाता नहीं। अगर उसको ले जाने की व्यवस्था की जा सके तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैं सलाह क्या देना चाहता हूँ सभी राजनीतिक दल को, आपको 3 काम अभी से करना चाहिए। पहला काम, आप एक कोर टीम बनाइए जो इलेक्शन मैटर्स में एक्सपर्ट हो, और वो प्रैक्टिकल एक्सपर्ट हो, मतलब वकील को मत उठा के ले आइए सुप्रीम कोर्ट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब लोग को पूरी प्रक्रिया है, इलेक्शन जैसे अनाउंस होगा, नामांकन कैसे भरे जाते हैं, उसमें फॉर्म 26 में एफिडेविट कैसे भरे जाते हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का पूरा डिटेल कैसे भरा जाता है, अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो अखबार में कैसे इश्तिहार देना मैंडेटरी है, जिस दिन आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसी दिन आपका अलग एक अकाउंट हो जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर कैसे आप मेंटेन कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एजेंट को सपोर्ट करने के लिए किसको रखा जाता है, पोलिंग एजेंट की बहाली कैसे होती है, पोलिंग एजेंट को क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, इलेक्शन एजेंट को क्या क्या जानना चाहिए, पोलिंग एजेंट क्या एक ही बनते हैं, अब प्रोविजन हो गया है 2 और सपोर्ट करने के लिए 3। मेरा अनुभव बताता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 बूथ्स होते हैं, तो 2000 गुने 3 6000 तो आपको पोलिंग एजेंट चाहिए होगा। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग कौन देगा, फिर काउंटिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग, काउंटिंग में आप काउंटिंग एजेंट की ट्रेनिंग, काउंटिंग एजेंट को किन किन बातों पर ध्यान देना है। इलेक्शन एजेंट एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और वो एक स्टैट्यूटरी पद होता है कि वो कैंडिडेट के बिहाफ में सब कुछ कर सकता है, इवन जो जीत का सर्टिफिकेट होता है वो भी ले सकता है वो। तो ये सारी चीज़ के लिए यू नीड टू हैव ए एक्सपर्ट
पर्सन्स टीम, आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए। और अब ये एक चलन बढ़ गया है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के दिन, स्क्रूटनी के दिन चैलेंज करता है लोग। तो आपके पास वैसे जानकार लोग होने चाहिए कि कोई चैलेंज करे तो उसका जवाब दे सके। आरपी एक्ट की उसको अच्छी जानकारी हो, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की जानकारी हो, कंपेंडियम जो है हैंडबुक फॉर पॉलिटिकल पार्टी, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट्स, ये पूरा चुनाव आयोग ने दे करके रखा है, उसको अच्छा से अध्ययन करें। उसमें सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, एक एक स्टेप बताया गया है। वोट के दिन कौन कौन आदमी, मुझको याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन के दिन एक बड़े जो एक हाई प्रोफाइल सीट पर उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिस पर मुकदमा भी हो गया, उसको नहीं जाना था वहां। इलेक्शन के दिन कैंडिडेट्स के साथ कौन लोग मूव कर सकता है, कौन कौन लोग इलेक्शन के दिन मूव कर सकते हैं, 48 आवर्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज होता है, पेनल्टीमेट जिस दिन पोल होना है उसके 48 घंटे पहले तक, ये सारी चीजों की एक टीम होनी चाहिए। दूसरा, उनके पास एक ऐसा टीम होना चाहिए जो अभी से वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाने का काम शुरू करें। उनके पास एक ऐसा टीम होनी चाहिए जो हर एक बूथ पर या क्लस्टर ऑफ बूथ से जिनका वोटर लिस्ट ले जा करके जिनका नाम वेरीफाई करे कि छूट गया है, उसको बीएलओ से मिलकर उसका नाम जुड़वाना शुरू करें। आपको बताते चलें कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये बात अलग है कि जब चुनाव की घोषणा होगी, जनरल इलेक्शन जो होगा विधानसभा का, उसमें संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, समरी रिवीजन उसको बोलते हैं, बट वो कंटिन्यूअस अपडेशन प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस वो चलता रहता है, तो उसको आपको कराना। अभी से ही उस पोलिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना, एक बूथ पर 3 वो लोग कौन रहेंगे, उनको सारी जवाबदेही, उनको रिसोर्सफुल बनाइए, कैसे वो वोटर्स को लाएंगे। ये काम मुझको लगता है कि बाकी बहुत सारे पुराने दल हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये जनसुराज में कंस्पिक्वसली एब्सेंट है। क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है कि इतने फैनफेयर के साथ एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को आप नॉमिनेट करते हैं, अनाउंस करते हैं नाम, और उनके पास उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। क्योंकि ये आप पढ़ेंगे, आरपी एक्ट में दिया हुआ है कि विधानसभा के चुनाव के लिए उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहिएगा तो सिर्फ वोटर लिस्ट का फोटोकॉपी लगेगा, लेकिन उस राज्य का रहिएगा तो सर्टिफाइड कॉपी लगेगा। लोकसभा में पूरे देश में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम होना चाहिए। ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी अगर समझ नहीं होगी तो अंतिम दौर, चूंकि एक बार नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो कंटिन्यूअस अपडेशन वाला काम लॉक हो जाता है, तो अब वो चाह के भी नहीं कर सकते हैं। मैं ये सलाह, मैं इस पर एक कड़ी भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ इलेक्शन के दृष्टिकोण से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन के प्रिपेयर्डनेस के मुतालिक क्या क्या काम करना चाहिए, लीगल प्रोसीजरल स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए, कैसे नॉमिनेशन फाइल होता है, क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इलेक्शन एजेंट कैसे बनते हैं, इलेक्शन एजेंट को क्या जानना चाहिए, एक्सपेंडिचर में कैसे होता है, एक्सपेंडिचर कैसे लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कौन होते हैं, पोलिंग एजेंट को क्या करना चाहिए, पूरे कैंपेन के दरमियान जो आप परमिशन लेते हैं उसका लीगल मतलब क्या है, किन किन चीज़ों में परमिशन लिया जाता है, जो रोड शो होता है उसमें कितनी गाड़ियां रह सकती है, झंडे कैसे लगेंगे, झंडे की लंबाई क्या रहेगी, उसकी चौड़ाई क्या रहेगी, लाउड स्पीकर का साउंड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आज के तारीख में, मैंने कहा था ना कि अब इलेक्शन एक दूसरे मोड में घुस गया है। इलेक्शन सिर्फ अब नारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये अब एक पूरा मैनेजमेंट है। तो उसके लिए यू नीड टू हैव ए रिसोर्स ऑफ सच क्वालिफाइड पीपल। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।